बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया गैसियस एक्सचेंज, और इसमें जो मेन बातें हमने डिस्कस की थी कि रिस्पायरेशन एक लाइफ एक्टिविटी है और ये दूसरी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और फिर हमने बात की थी गैसियस एक्सचेंज की, जो कि रिस्पायरेटरी प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। और फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्रीदिंग की, और इसमें एक मेन बात जो थी वो ये थी कि प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जिस सिस्टम के तहत रिस्पायरेशन हो रही है, जबकि एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे लंग्स और तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। फिर इसके बाद हमने रिस्पायरेशन को देखा, रिस्पायरेशन क्या होती है। फिर हमने ब्रीदिंग को देखा कि ब्रीदिंग क्या होती है। और फिर हमने बात की थी गैसियस एक्सचेंज की कि गैसियस एक्सचेंज क्या होती है। इसमें हमने बात की थी कि गैसियस एक्सचेंज हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल और किसी भी जानदार की दरमियान जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, जाहिर सी बात है दूसरी कोई गैस तो एक्सचेंज नहीं होती, तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं इन बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की कि प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब गैसियस एक्सचेंज चूँकि प्लांट्स में एफिशिएंटली डिफ्यूजन के ज़रिए से हो जाती है। डिफ्यूजन के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे है उस एरिया से मूव करता है टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जिस तरह आप कोई भी परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, एक कोने में आप स्प्रे करते हैं, दूसरे कोने में थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोई बंदा उसको स्मेल कर सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो रूम के अंदर स्पेस है, उस स्पेस में एक जगह, एक एरिया में आपने स्प्रे किया, अब वहाँ से वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंसेस, वो स्प्रे के आहिस्ता आहिस्ता फैलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस एनवायरनमेंट में मूव करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपने स्प्रे किया वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी जगहों पे, दूसरे एरियाज़ में उसकी बनिस्बत कंसंट्रेशन कम है, तो दूसरी जगहों में वो डिस्पर्स हो जाएंगे पार्टिकल्स। सिमिलरली गैसेस भी इसी तरह डिफ्यूज़ होते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर। अब जो पहला पॉइंट है आज का हमारा जो टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम। एनिमल्स की निस्बत प्लांट्स का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, उनकी वॉल्यूम की तनासब से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट्स में होती है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से गैसेस प्लांट्स की बॉडी या एनवायरनमेंट में एक्सचेंज होती हैं। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ठीक है, लैंड प्लांट्स में तो एनवायरनमेंट से गैसेस एंटर हो जाती हैं बॉडी के अंदर। अब जो एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बग़ैर
एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी, और एरोबिक रिस्पायरेशन के बग़ैर एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में जनरेट नहीं हो सकती, और ज़ाहिर सी बात है एनर्जी के बग़ैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स लैंड प्लांट्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स वाटर में, जैसे कि आपको वाटर का फार्मूला तो पता है H2O, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाता है प्लांट्स की बॉडी में। चूँकि प्लांट्स की बॉडी में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है और बाहर पानी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से उस प्लांट बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में तो डिफ्यूजन के ज़रिए से उनको जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है रेस्पायरेटरी प्रोसेस के लिए, वो डिफ्यूजन के ज़रिए उनको मिल जाती है वाटर से, ठीक है, क्योंकि उनकी सराउंडिंग में वाटर है, एयर नहीं है। लेकिन लैंड प्लांट्स की सराउंडिंग में क्या है? एयर है, ठीक है, और उस एयर से डिफ्यूज़ होता है, एयर से डिफ्यूज़ गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं जो चाहिए होती हैं प्लांट को, वो गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। लेकिन वो कैसे होती हैं? थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा होती हैं। ये स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लीव्स पे या फिर यंग स्टेम्स पे, यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, वहाँ पे ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए से गैसेस और वाटर वेपर्स यानी कि आबी बुखारात डिफ्यूज़ होते हैं प्लांट की बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। अब स्टोमेटा के बारे में आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा कि प्लांट का जो लीफ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट का लीफ है, ठीक है, उसका जो लीफ के ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, अब छोटे छोटे सेल से ज़ाहिर सी बात है बना हुआ है लीफ। अब जो ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन, ठीक है, हमारी स्किन लेयर है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब लीव्स की जो लेयर होती है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं या एपिडर्मल टिश्यू हम कहते हैं। इसी तरह आउटर मोस्ट, ठीक हो गया। अब एपिथेलियल लेयर एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं या फिर मीज़ोडर्मल, और उसके दरमियान में ज़ाहिर सी बात है वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम टिश्यू भी पाए जाते हैं। अब जो एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, इनमें स्पेसेस ज़्यादा नहीं होती इस तरह, और ये सिंगल सेल के लेयर होते हैं। लेकिन जो दूसरे मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, मीज़ोफिल टिश्यू के, उनमें स्पेसेस होती हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस कहते हैं या इंटर सेलुलर स्पेसेस कहते हैं, यानी कि सेल्स के दरमियान, दो सेल्स या बहुत सारे सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर सेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि सेल्स की बाहर की स्पेस कहते हैं। अब जो लीव का एक पोर्शन होता है ऊपर वाला, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, लेकिन आप निचले पोर्शन को देखें तो वो थोड़ा रफ सा होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ऊपर वाले लेयर के अंदर ओपनिंग्स नहीं होती, नीचे वाली लेयर के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं। इस तरह निचली लोअर एपिडर्मिस उसको कहते हैं, निचली लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और इसमें इस तरह सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, और इनके साथ इस तरह गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स वाहिद ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होने और ना होने की वजह से इसकी टर्जिडिटी चेंज होती है,
ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस में। तो ग्लूकोज जब बनेगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हुई ज़्यादा, तो पानी गार्ड सेल्स में मूव करेगा, सॉल्वेंट अंदर मूव करेगा। तो इस तरह ये टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड की वजह से इनकी जो शेप होती है गार्ड सेल्स की, वो बीन शेप्ड हो जाती है। बीन इस तरह बीन शेप्ड हो जाती है, ठीक है। और बीन शेप्ड हो जाने की वजह से ये ओपनिंग बन जाती है, इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। जिस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, अब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम हो जाएगी, तो ये पानी लूज़ कर जाएंगे, गार्ड सेल्स पानी लूज़ कर जाएंगे, और ये आपस में इस तरह फ्लैसिड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हुई, ना वाटर वेपर्स बाहर निकल सकेंगे और ना ही गैसेस बाहर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो सकेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकेंगी तो प्लांट्स को तो चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन उनको रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होती है। रिस्पायरेशन तो हर टाइम पे हो रही है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन बन रही है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें से आधी रिस्पायरेशन में कंज्यूम हो जाती है, आधी फालतू होती है। अब वो जो फालतू ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ करते हैं प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस के लिए तो लाइट चाहिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है स्टोमेटा क्लोज है, ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रही, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब दिन के टाइम लाइट आती है, ये स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, और वो जो ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, एक्सेस ऑक्सीजन होती है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। अब रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्लांट बॉडी के अंदर कम होती है, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रही, स्टोमेटा क्लोज है, ओपनिंग्स क्लोज हैं। अब दूसरी जो पॉइंट है कि सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं होती। अब जो स्टेम्स होते हैं ना, हार्ड स्टेम्स, पहले तो हमने बात की कि स्टोमेटा लीव्स में या यंग स्टेम्स में, ग्रीन स्टेम्स में होती। अब जो वुडी स्टेम्स होते हैं, हार्ड स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर भी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा की तरह ओपनिंग्स होती हैं, जिनको लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स आर स्मॉल स्कार्स ऑन वुडी स्टेम। अगर वुडी स्टेम पे आप गौर करें तो उस पर आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे, स्कार्स दाग से नज़र आएंगे, वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। और इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं जी, लेंटिकल्स। इनके थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब हमने दो बातें कर ली, ठीक है, कि जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो थ्रू स्टोमेटा होती हैं, जो कि लीव्स या यंग स्टेम्स में होती हैं, जबकि वुडी स्टेम्स में मौजूद लेंटिकल्स, पोर्स, इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब गैसेस जब एक्सचेंज हो जाती हैं एनवायरनमेंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन एंटर हो गई है प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब एंटर होगी तो ये इंटर सेलुलर स्पेसेस, या जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस कहते हैं, उसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। यानी कि जहाँ से एंटर हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आ गया जी मीज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऊपर ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की ऐसे लेयर है, ठीक हो गया। अब इसी तरह नीचे भी
अब यहाँ पे स्टोमेटा है, यहाँ से गैस एंटर हो रही है, एनवायरनमेंट से प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। अब गैस की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ से एंटर हो रही है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, दूसरी जगहों पे कम है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके डिफ्यूज़ होगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से होते हुए जिस जिस सेल में चाहिए वहाँ पे उस सेल में जाएगा। उस सेल के अंदर क्योंकि कंसनट्रेशन कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ज़्यादा हो जाएगी गैस की कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब सेल के अंदर एंटर होने के बाद गैस क्या होगी, गैस डिज़ोल्व हो जाएगी सेल शेप के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो मैट्रिक्स मौजूद है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है, जिस ऑर्गेनेली के अंदर रिस्पायरेशन होती है, इसी वजह से इसको हम रिस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत सारे होते हैं, तो रिस्पायरेटरी सेंटर्स भी माइटोकॉन्ड्रियन को कहा जाता है। इन सेंटर्स तक जब पहुंचती है, इन सेंटर तक पहुंचने के बाद फूड वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन हो रहे हों, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शन जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब टूटेगा ग्लूकोज, ठीक है, टूटेगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज़ करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ हुए हैं कौन गेन करेगा, ये ऑक्सीजन गेन करेगा। तो जो लूज़ कर रहा है उसको हम कहते हैं जी वो रिड्यूस हो गया है, और जो गेन कर रहा है उसको हम कहते हैं जी वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो इसी तरह फूड की ऑक्सीडेशन